हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन इंडो पाठशाला। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। और हमारा एक बैच स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 16 दिसंबर, प्रारंभ बैच। तो इसमें आपको स्टैटिक जीके के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको कम्प्लीटली कवर किया जाएगा। और अनदर डिटेल्स आप जानना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, और आप इंडो पाठशाला के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नीति निर्देशक सिद्धांत से रिलेटेड जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल मेंशन किया गया है वो है आर्टिकल नंबर 36 टू 51। ये एसएससी जेई 2024 में पूछा भी गया है। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है। DPSP, that is mentioned in article number 36 to 51 under part number 4. Okay, which of the following set of articles of the Indian Constitution guarantees different types of freedoms to its citizens? तो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में अपने नागरिकों को विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है? तो आर्टिकल नंबर 19 टू 22 हमें डिफरेंट टाइप ऑफ इसकी स्वतंत्रता या फ्रीडम दी गई है, जो कि पूछा गया है एसएससी के ही एग्जाम में, जेई में। ओके, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 19 टू 22। तो 19 में देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स कंसर्निंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस, प्रोफेशन। तो ये 6 टाइप ऑफ फ्रीडम हमें दी गई है आर्टिकल नंबर 19 में। आर्टिकल नंबर 20 में प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस दिया गया है, दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा। आर्टिकल नंबर 21 है राइट टू लाइफ है एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल नंबर 21A राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। आर्टिकल नंबर 22 तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ठीक है, तो ये सभी आर्टिकल्स आपको ध्यान में रखने हैं। और आर्टिकल नंबर 19 टू 22 ध्यान में रखना है, हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रीडम प्रोवाइड किए गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज फंडामेंटल ड्यूटीज लाइक प्रोटेक्टिंग पब्लिक प्रॉपर्टी एंड रीनाउंसिंग वायलेंस स्टेटेड। तो हमारे कौन से आर्टिकल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है? अगेन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 51A में बताया गया है। ठीक है, पार्ट 4A ऐड किया गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर्टिकल नंबर 51A में आती हैं। और इसे हमने कहाँ से लिया है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर इंस्पायर्ड बाय USSR, रशिया से। ओके, जापान इज द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री अदर दैन इंडिया टू हैव फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चीज़ आपको पॉइंट ध्यान में रखनी है। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स इन इंडिया डज द गवर्नमेंट नीड टू प्रेजेंट द एस्टिमेटेड रिसीट एंड एक्सपेंडिचर्स बिफोर द पार्लियामेंट? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 112, जिसको हम बजट कहते हैं। ठीक है, तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सेंटेंस मेंशन्ड है, जिसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट रिसीट एंड पेमेंट दिखाती है या शो करती है अंडर द 3 पार्ट्स इन विच गवर्नमेंट अकाउंट्स आर केप्ट। तो कंसोलिडेटेड फंड, जिसको हम संचित निधि कहते हैं, आर्टिकल नंबर 266, और आकस्मिक निधि, कॉन्टीजेंसी फंड, और पब्लिक अकाउंट। तो ये सभी में जो धन रखे गए होते हैं, मनी रखी गई होती है, तो वो हमारा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट गवर्नमेंट शो करती है। Which of the following articles of the Constitution of India provides measure to ensure to the enforcement of fundamental rights? तो भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के उपाय प्रदान करता है? अगेन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आर्टिकल नंबर 32। इसमें 5 टाइप्स ऑफ रिट प्रोवाइड किए जाते हैं बाय सुप्रीम कोर्ट। तो हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियरी, को वारंटो। ठीक है, ये सभी 5 टाइप्स ऑफ रिट सुप्रीम कोर्ट सिटीजन्स को देती है, और इसके थ्रू हम अपने जो आर्टिकल नंबर 32 है, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका हम यूज़ कर सकते हैं। और इस आर्टिकल को बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया है सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आर्टिकल 245 टू 255 in part number 11 of the Indian Constitution deals with the
तो जो भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 है, ये लेजिस्लेटिव रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, ये हमें शो करता है। ठीक है, Which of the following articles of the Constitution of India lays down the allocation of seats in the Council of States to be filled by representatives of the states and of the union territories shall be in accordance with the provisions in that behalf contained in the fourth schedule? तो बेसिकली आपको ये बताना है कि फोर्थ शेड्यूल में हमारे भारतीय संविधान में कौन सा ऐसा अनुच्छेद कहता है कि राज्यों की परिषद में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके द्वारा जो भरी जाने वाली सीटों का आवंटन कौन सी आर्टिकल में मेंशन किया गया है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 80। आर्टिकल नंबर 80 में ये मेंशन किया गया है कि राज्यसभा की स्ट्रेंथ होगी 250 सीट्स, आउट ऑफ विच 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड 238 are representatives of the states and the 2 union territories. ओके, अब प्रेजेंट टाइम में बात करें स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा, हालांकि ये 245 है, आउट ऑफ विच 233 आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो 233 हमारे करंट टाइम में रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी जो कि है दिल्ली एंड पुडुचेरी। ओके, यहाँ पे 2 यूनियन टेरिटरीज मेंशन की गई हैं, दिल्ली एंड पुडुचेरी, एंड 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। Which of the following articles of the Indian Constitution mentions that the state shall in particular direct its policy towards securing that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good? तो हमारे भारतीय संविधान में कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो उल्लेख करता है कि राज्य विशेष रूप से अपनी नीति को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित करेगा कि समुदाय के भौतिक संसाधनों जो कि मटेरियल रिसोर्सेज हैं उनका स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाए कि आम हित या आम जनता की पूर्ति हो सके। तो ये आर्टिकल नंबर 39B में मेंशन्ड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आर्टिकल नंबर 39A है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देख लेना है कि आर्टिकल नंबर जो 39A है ये वन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, क्योंकि 36 to 51 हमने देखा था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आते हैं। ठीक है, ये जो आर्टिकल नंबर 39A है ये रिक्वायर करता है द स्टेट टू डायरेक्ट इट्स पॉलिसीज टुवर्ड्स सिक्योरिंग दैट ऑल इट्स सिटीजन्स हैव द राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। ठीक है, आजीविका का अधिकार है सबको। तो ये जो इस क्वेश्चन का आंसर है आर्टिकल नंबर 39B है, 39A भी यहाँ आपको डिस्क्राइब कर दिया गया है। आर्टिकल 52 to 78 इन पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द, तो ये जो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा यूनियन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है पार्ट नंबर 5 में और आर्टिकल नंबर 52 to 78 यहाँ पे यूनियन एग्जीक्यूटिव को डिस्कस किया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, इसमें आ जाते हैं आपके यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और खुद प्राइम मिनिस्टर भी। ठीक है, Which of the following articles of the Indian Constitution deals with the Parliament and its proceedings? तो संसद और उनकी कार्यवाही से संबंधित जो आर्टिकल है वो है 79 to 122। आर्टिकल नंबर 79 to 122। ओके, तो द फर्स्ट लोकसभा वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 17th of April 1952 आफ्टर इंडियाज़ फर्स्ट जनरल इलेक्शंस। कुछ ये स्टैटिक फैक्ट्स हैं जो कि पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट सेशन ऑफ लोकसभा का कमेंस हुआ था ऑन 13th of May 1952 को हुआ था। ठीक है, अप्रैल में चुनाव हुए थे, उसके बाद मई में फर्स्ट सेशन ऑफ लोकसभा कमेंस हुआ था। The first Lok Sabha lasted its full tenure of 5 years and was dissolved on 4th of April 1957. First Lok Sabha period 13 May 1952 to 4th of April 1957. First Speaker was Shri G.V. Mavalankar. First Deputy Speaker was Shri M.A. Iyengar. First Secretary General was Shri M.N. Kaul. Okay. Next, which of the following articles of the Indian Constitution mentions about the organization of village panchayat? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के संगठनों का उल्लेख है? आर्टिकल नंबर 40। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो इस हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल नंबर 40 में ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया है। Which of the following articles of the Indian Constitution cannot be suspended even
ड्यूरिंग एन इमरजेंसी डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन। तो कौन सा ऐसा हमारा अनुच्छेद है जो कि, या मौलिक अधिकार कह सकते हैं, जिसको कि युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल के दौरान भी हम इसको सस्पेंड नहीं कर सकते। तो आर्टिकल नंबर 20 एंड 21 ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो आर्टिकल नंबर 20 है ग्रांट करता है 3 काइंड ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट ऑफ एन एक्यूज्ड पर्सन वेदर सिटीजन और फॉरेनर। तो आर्टिकल नंबर 20 वेदर सिटीजन और फॉरेनर दोनों को ही बिलोंग करता है। तो ये 3 टाइप्स ऑफ जो प्रोटेक्शन हमें मिलते हैं, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जियोपैरिडी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक है, तो नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ में क्या होता है, नो पर्सन shall be convicted of any offence except for violation of a new law in force at the time of the commission of the act, nor subjected to a penalty greater than the prescribed by the law in force at the time of the commission of the act. Next है no double jeopardy, no person shall be prosecuted and punished for the same offence more than once। किसी भी एक गुनाह के लिए बार बार उसको पनिशमेंट नहीं मिल सकती। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, तो नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। खुद के खिलाफ में गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। तो ये नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ओके, और ये नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्या होता है, अगर किसी गुनाह के लिए पर्टिकुलर इंसान को उस टाइम पे जो भी सज़ा निर्धारित की गई थी वो मिल चुकी है, अगेन अगर उस सज़ा को किसी भी लॉ के मीडियम से बढ़ाया जाता है तो उस व्यक्ति को दोबारा से फिर और सज़ा नहीं होगी, पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका ध्यान में रखना है। आर्टिकल नंबर 22 21 ये किसी भी इमरजेंसी डिक्लेरेशन के आधार पे भी नहीं छीना जा सकता है, सस्पेंड नहीं किया जा सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स स्टेट्स दैट द प्राइम मिनिस्टर शुड बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल नंबर 75 ये मेंशन करता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जानी चाहिए। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड है। तो आर्टिकल नंबर 75 में हमने देखा कि जो प्रेसिडेंट होते हैं अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है, और जो भी अदर मिनिस्टर्स होते हैं उनको भी अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट जब प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं। ओके, आर्टिकल नंबर 75(1) में देखते हैं प्राइम मिनिस्टर शैल बी द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जो कैबिनेट मंत्री का हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल नंबर 75(3) में देखते हैं कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द लोकसभा हु, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द लोकसभा। आर्टिकल नंबर 75(2) में देखते हैं द प्राइम मिनिस्टर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा से अगर ये पास किया जाए और इफ ही रिज़ाइन फ्रॉम ऑफिस तो उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 75(2) से। आर्टिकल नंबर 75(3) में देखते हैं द प्राइम मिनिस्टर होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, बट मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ द लोकसभा। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। विच कम्युनिटी गेट्स स्पेशल प्रोविज़न फॉर सर्टेन सर्विसेज इन आर्टिकल 336। तो 336 में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के बारे में दिखाया गया है, बताया गया है। आर्टिकल नंबर 336 स्टेट्स अबाउट द स्पेशल प्रोविज़न फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन सर्टेन सर्विसेज। 337 में स्टेट्स ये करता है अबाउट द स्पेशल प्रोविज़न कंसर्निंग एजुकेशनल ग्रांट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। 338 में मेंशन किया गया है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट SC के लिए। 338 में 337 में स्टेट किया गया है अबाउट द स्पेशल प्रोविज़न कंसर्निंग एजुकेशनल ग्रांट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। ये अगेन रिपीटेड है। ओके, और 338 में आपको शेड्यूल्ड कास्ट के लिए देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रोवाइडेड एंड दैट एन इंटर स्टेट काउंसिल कैन बी फॉर्म्ड बाय अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। तो कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो प्रावधान करता है एक अंतर्राज्य परिषद का गठन जो कि राष्ट्रपति के आदेश पर किया जाएगा। तो 263। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आर्टिकल नंबर जो 263 है ये प्रोवाइड करता है इंटर स्टेट काउंसिल कैन बी फॉर्म्ड बाय अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। ओके, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। इन विच ईयर द आर्टिकल 35A वॉज एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये RRB NTPC में पूछा गया था। तो 1954 में ये ऐड किया गया था आर्टिकल नंबर 35A को। ये एक प्रोविज़न है
जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया था, गिविंग द जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेचर अ कार्ट बेंच टू डिसाइड हु ऑल आर परमानेंट रेसिडेंट्स। ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, और जो कि स्टेट में परमानेंट रेसिडेंट कौन है उनको डिसाइड इसी आधार पे किया गया था। और 35A में इसको मेंशन किया गया था, बट इसको रिमूव कर दिया गया है। ओके, क्या होता है कि 2019 में आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अबॉलिश कर दिया गया। Which two articles of the Constitution of India most clearly expressed the power of judicial review? तो भारतीय संविधान के कौन से दो अनुच्छेद न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सबसे स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 132 एंड आर्टिकल नंबर 226। When it comes to the violation of fundamental rights, an individual can approach the High Court under 226 एंड सुप्रीम कोर्ट को कब अप्रोच कर सकते हैं? अंडर आर्टिकल 32, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, 5 टाइप्स ऑफ रिट उसमें प्रोवाइड किए गए हैं। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। ओके, आर्टिकल 371A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस स्पेशल प्रोविजंस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो 371A में कौन से राज्य के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नागालैंड के लिए। ठीक है, तो नागालैंड के लिए इसमें विशेष प्रोविज़न दिए गए हैं, जो कि वहाँ पे सोशल प्रैक्टिस ऑफ नागाज, नागा कस्टमरी लॉ, प्रोसीजर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस इन्वॉल्विंग डिसीजंस अकॉर्डिंग टू नागा कस्टमरी लॉ एंड ओनरशिप और ट्रांसफ़र ऑफ लैंड इट्स रिसोर्सेज। तो ये सभी नागालैंड से जितने भी रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो 371A में अलग से इनको स्पेशल प्रोविज़न मेंशन किया गया है। The union budget, also known as annual financial statement for a particular financial year, is given in which article of the Indian Constitution? तो ये हमने अभी देखा था, आर्टिकल नंबर 112 में इसको मेंशन किया गया है। ठीक है, तो इन पार्लियामेंट द बजट गोज थ्रू 6 स्टेजेस: presentation of budget, general discussion, scrutiny by departmental committees, voting on demand for grants, passing of appropriation bill, passing of finance bill. According to Constitution of India, which article is not related to fundamental rights from following? तो भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है? तो आर्टिकल नंबर 40, क्योंकि ये ग्राम पंचायत से रिलेटेड है। ठीक है, तो 6 फंडामेंटल राइट्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि आर्टिकल नंबर 14 से स्टार्ट होते हैं, राइट टू इक्वालिटी, एंड 32 पे आके एंड हो जाते हैं। बट ये फंडामेंटल राइट्स हमें इतने दिए गए हैं: राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल नंबर 14 to 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल नंबर 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 and 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल नंबर 25 to 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29 to 30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल नंबर 32। The Indian Constitution was the lengthiest constitution at the time of its adoption, which originally had how many articles? तो originally अगर देखा जाए तो हमारे articles थे 395, ओके, बट अभी 448 समथिंग हो गए हैं आफ्टर मेनी अमेंडमेंट्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसको 1947 to 1950 के बीच में कंपोज किया गया था। ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल थे और 22 पार्ट्स थे। ठीक है, और केम इनटू इफेक्ट अगर बात करें तो 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा देश रिपब्लिक हुआ था, गणतंत्र हुआ था, तब ये इफेक्ट में आया था। और ये वर्ड्स आपको ध्यान में रखने हैं, 145,000 वर्ड्स हैं। और आरआरबी एनटीपीसी में ये पूछा गया है। Article dash of the Constitution of India has a provision that mandates the reservation of seats for the scheduled caste and scheduled tribes in the House of the People. तो SC एंड ST के लिए जो भी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स है वो किस में मेंशन किया गया है? तो आर्टिकल नंबर 330 में मेंशन किया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 330 है वो एलोकेशन करता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द हाउस ऑफ पीपल फ्रॉम द शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक्सेप्ट फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। आसाम के डिस्ट्रिक्ट से उसको जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है उसको छोड़ के बाकी जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है इन द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आसाम, उनको छोड़ के बाकी सभी शेड्यूल्ड ट्राइब्स को लिया जाता है इसमें।
इन विच ईयर द आर्टिकल 35A वॉज एडेड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये अगेन रिपीटेड है 1954 में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अकॉर्डिंग टू डैश द पार्लियामेंट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन, 42nd नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था, एंड इंसर्टेड सेक्युलर सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन से संविधान में जो हमारा मेंशन है आर्टिकल, तो जो हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं तो आर्टिकल नंबर 368 में ये मेंशन किया गया है, ठीक है, जिसको कि हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ये पार्ट नंबर 20 में इसको मेंशन किया गया है संविधान संशोधन को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 368 प्रोवाइड करता है 2 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स, बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट और द स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट along with the ratification of half of the state's legislature by a simple majority. Which article of our constitution says that the speaker will have the final casting vote in the event of equality of votes in the house? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 100, ओके। तो आर्टिकल नंबर 100 हमारे संविधान का ऐसा अनुच्छेद है जो कहता है कि सदन में मत बराबर होने की स्थिति में अंतिम निर्णायक मत स्पीकर देगा, ठीक है। अगर इक्वल हो गए हैं तो अंतिम निर्णायक जो फाइनल डिसीजन दिया जाएगा स्पीकर जो होगा, आर्टिकल नंबर 100 का यूज़ करके वो अपना मत या वोट दे सकता है, ओके। For all the question arising in either house of parliament, the decision is taken on the majority of votes the members have given, and the speaker or chairperson of the house will not vote first, but in case equality of vote arises, then the speaker can cast his vote. Which of the following articles of Indian Constitution describes the details for new state formation, alteration of boundaries, etc.? तो भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो राज्य के गठन, सीमाओं के परिवर्तन आदि के विवरण का वर्णन करता है? आरआरबी में ये पूछा भी गया है। तो आर्टिकल नंबर 3, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 3 हम कौन कौन से जो भी प्रावधान है, प्रोविज़न है, देख सकते हैं। तो पार्लियामेंट कैन ऑल्सो इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट। तो आर्टिकल नंबर 3 से ये चीज़ डिसाइड की गई है। In which of the following articles of the Constitution of India is it written that India, that is भारत, shall be a union of states? तो ये आर्टिकल नंबर 1 में मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा, इसको आर्टिकल नंबर 1 में स्टेट किया गया है, यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, as per the Article 7 of the Constitution of India, any person who has after the dash migrated from the territory of India to the territory now included in Pakistan shall not be deemed to be a citizen of India. तो देखिए कब से ऐसी मान्यता दी गई है, कौन सी ऐसा डेट था? तो 1 मार्च 1947। कोई भी व्यक्ति है जो 1 मार्च 1957 के बाद भारत के क्षेत्र से पाकिस्तान में चला गया है तो उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, ओके। तो शैल नॉट बी डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आफ्टर 1 मार्च 1947। तो आर्टिकल नंबर 5 to 11 मेंशन किया गया है सिटीजनशिप यानी नागरिकता के प्रावधान, प्रोविजंस दिए गए हैं। तो आर्टिकल नंबर 5, 6, 7 एंड 8 आप इसको देख सकते हैं पॉज करके। In which year Article 21A has been included through the 86th Amendment of the Constitution of India, under which the provision of free and compulsory education for all children between the age of 6 to 14 years is considered as a fundamental right. तो आर्टिकल नंबर जो 21A है इसको मेंशन किया गया था 86th नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, और ये 2002 में हुआ था, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। 86th नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था उसके थ्रू जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड किया गया, ठीक है। और ध्यान में रखिएगा कि 51A में जो हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखते हैं उसमें भी ये मेंशन किया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे क्या होंगे, उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं ये जो अमेंडमेंट था ये न्यू आर्टिकल फॉर आर्टिकल 45 बाय एडिंग अ न्यू प्रोविजन टू इट दैट फोकसेस ऑन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स।
अगर 6 ईयर्स के बिलो जो एज ग्रुप वाले चिल्ड्रन हैं उनको आर्टिकल नंबर 45 में मेंशन किया गया है, ठीक है। और 21A में किसको मेंशन किया गया है, जो 6 to 14 एज ग्रुप के बच्चे हैं। Which one of the following fundamental rights is available to both of the citizens of India and the foreigners? Most important question और most confusing है, बट आपको इसको क्लियर कर लेना है। तो आर्टिकल नंबर डी देखिए, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस मैटर्स, आर्टिकल नंबर 26 है ये। तो ये फॉरेनर्स एंड इंडियन सिटीजन्स दोनों को ही प्राप्त है। आर्टिकल 29 नो, आर्टिकल 16 नो, 15 नो, ठीक है। देखिए आर्टिकल नंबर जो 25 है, फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। आर्टिकल नंबर 26 में मेंशन है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। आर्टिकल 27 में मेंशन है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन। आर्टिकल 28 में मेंशन है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस वर्शिप इन अ सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ये सभी आर्टिकल्स आपको ध्यान में रखनी है, ओके। नेक्स्ट, the right to privacy, which was recognized as a fundamental right by the Supreme Court in the landmark case Justice K.S. Puttaswamy versus Union of India 2017, emerges primarily from dash of the Constitution of India। तो देखिए जो हमारा मौलिक अधिकार के रूप में माना गया था राइट टू प्राइवेसी को, निजता का अधिकार, जो कि पुट्टास्वामी केस बनाम भारत संघ 2017 वाला था, तो वो कब से इसको उजागर किया गया, तो ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है, तो आर्टिकल नंबर 21 में ये मेंशन है, ठीक है। आरआरबी ग्रुप डी में है, पूछा गया था ये, तो ध्यान में रखिएगा। केस की समरी तो यही है, द राइट टू प्राइवेसी इज़ जनरली कंसिडर्ड अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट, और इसको स्टेट किया गया है अंडर आर्टिकल नंबर 21 में, ओके। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अंडर विच आर्टिकल इज़ हाई कोर्ट इश्यूज रिट इन इंडिया, तो ये हमने अगेन देखा था, हम अगेन देख रहे हैं आर्टिकल नंबर 226 में, तो ये आपको ध्यान में रखना है, आरपीएफ एसआई के एग्ज़ाम में पूछा गया था, ठीक है। द इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 वॉज एन एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ हाई कोर्ट्स, ठीक है, इन इंडिया। तो कौन कौन से प्रेसिडेंसी टाउन में स्थापित किए गए थे फर्स्ट टाइम, तो कलकत्ता में, बॉम्बे में, मद्रास में हाई कोर्ट्स स्थापित किए गए थे एक्ट ऑफ 1861 से। बिफोर दिस एक्ट द जुडिशियल सिस्टम इन दीज सिटीज़ वॉज मैनेज्ड बाय सुप्रीम कोर्ट विच वर एस्टेब्लिश्ड अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1774, ठीक है। द न्यू हाई कोर्ट्स वर ग्रांटेड ओरिजिनल सिविल एंड क्रिमिनल jurisdiction, appellate jurisdiction एंड सुपरवाइजरी jurisdiction ओवर द लोअर कोर्ट्स। ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आर्टिकल 226 हमें क्या प्रोवाइड करता है, रिट हाई कोर्ट से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू द प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, तो मानव तस्करी और जबरन श्रम, तो ये आर्टिकल नंबर 23 में हमें दिया गया है कि इससे रोकथाम करनी चाहिए, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। Which article of our constitution covers fundamental duties of Indian citizens? तो fundamental duties हमें दिए गए हैं 51A में, ओके। 51A, 51B, 51C ये तीनों ही हैं। 51A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट करता है दैट द स्टेट शैल एंडिवर टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, तो 51A में ये मेंशन किया गया है, ठीक है। और 51B में द स्टेट शैल मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस। 51C में द स्टेट शैल फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस इन द डीलिंग्स। Which article of the Indian Constitution provides for the process of impeachment of the president? तो आर्टिकल नंबर 61 में ये मेंशन किया गया है impeachment of the president, okay. Which of the following articles mention about the appropriation bills in the state legislature? तो राज्य विधानमंडल में विनियोग विधेयक का उल्लेख, अप्रोप्रिएशन बिल्स का उल्लेख किया गया आर्टिकल नंबर 204 में, ओके। नेक्स्ट 200 से 207 तक दिए गए हैं, और आर्टिकल नंबर 204 में दिया गया है, स्टेट करता है अबाउट द अप्रोप्रिएशन बिल्स इन द स्टेट लेजिस्लेचर। 205 में स्टेट करता है अबाउट द सप्लीमेंट्री एडिशनल और एक्सेस ग्रांट इन द स्टेट लेजिस्लेचर। इसको आपको एक बार पॉज करके देख लेना है, ओके। As per Article 157 of the Constitution of India, a person needs to complete the age of dash years to be appointed as governor. तो गवर्नर बनने के लिए हमें कितने उम्र या वर्ष की आयु पूरी कर लेनी होती है, तो
ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के लिए भी और गवर्नर दोनों के लिए ये एज ग्रुप सेम है। तो ये आर्टिकल नंबर 157 में ये चीज़ मेंशन की गई है। ठीक है, नेक्स्ट, which article states that it shall be the duty of every citizen of India to abide by the constitution and respect its deals and institutions, the national flag and the national anthem। तो ऐसा कौन सा जो आर्टिकल है वो हमें बताता है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान इन सभी का सम्मान करे। तो हमें ये बताया गया है 51A के ए में। ठीक है, तो सब क्लॉज ए में बताया गया है 51 के। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ मिली हैं उसमें ही ये सभी चीज़ें मेंशन की गई हैं। और जो हमारा नेशनल एंथम था इसको हमारे इंडियन यूनियन के द्वारा अडॉप्ट किया गया 24 जनवरी 1950 को। और कॉन्स्टिट्यूशन को हमारा अडॉप्ट किया गया था, सॉरी अडॉप्ट नहीं, मतलब इसको कम्प्लीटली इसका ड्राफ्ट वगैरह सब तैयार कर दिया गया था 26 नवंबर 1949, बट इसको इफ़ेक्ट में लाया गया था 1950 में और 26 जनवरी को। ओके, ये सभी चीज़ें ध्यान में रखनी है। और फर्स्ट टाइम अगर हम बात करें, कोलकाता के सेशन में हमारा नेशनल एंथम को गाया गया था 27 दिसंबर 1911 में। ठीक है, और जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसको अडॉप्ट किया गया था ऑन 22 जुलाई 1947। ओके, ये BPSC अभी जो हुआ था उसमें पूछा भी गया था। At the time of its adoption, the Constitution contained 395 articles and dash scheduled। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी, यानी कि जब हमारा आर्टिकल वगैरह सब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो आर्टिकल 395 थे और हमने देखा था 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल थे। ओके, तो अभी वर्तमान में प्रेजेंटली कितने हैं, तो 448 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, और ध्यान में रखिएगा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था वो ओरिजिनली रिटन था इन इंग्लिश लैंग्वेज। प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा इन्होंने लिखा था अपने हाथों से। ठीक है, बाय हैंड रिटन था ये प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा के द्वारा। डॉक्टर BR अम्बेडकर, उनको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, उन्होंने ड्राफ्ट किया था। ओके, तो ये सभी चीज़ें ध्यान में रखनी है। Which article of the Constitution of India direct the state to provide public assistance to its citizen in case of unemployment, old age, sickness and disablement within the limits of its economic capacity and development? करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 41। तो जो बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी, विकलांगता की स्थिति में अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर सार्वजनिक सहायता प्रदान करने का निर्देश आर्टिकल नंबर 41 में आता है। ठीक है, राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस, तो ये सभी इसमें दिए गए हैं। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है ये। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको हम एट अ ग्लांस देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 1 में हमें बताता है द नेम एंड एरिया ऑफ द यूनियन। आर्टिकल 3 में टॉक्स अबाउट मेकिंग न्यू स्टेट्स एंड चेंजिंग द एरिया बॉर्डर्स एंड नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। आर्टिकल नंबर 11 में लेट्स Parliament controls citizenship rights through laws. Article 14 says everyone is equal before the law. Article 15 stops discrimination based on religion, race, caste, sex or where someone is born. Article 16 guarantees equal job opportunities in government. Article number 15 में जो ये मेंशन किए गए हैं कौन कौन से ग्राउंड से, 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ प्लेस। आर्टिकल 17 जो है अबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी को। आर्टिकल 18 एंड करता है टाइटल्स ऑफ ऑनर, बट एजुकेशनल ऑनर को हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। लाइक अगर आपने PhD की है तो आपके नाम के आगे डॉक्टर लग सकता है, पद्मश्री अवार्डी हैं, तो ये सभी चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं। आर्टिकल 19 प्रोटेक्ट करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड अदर राइट्स। आर्टिकल 21 प्रोटेक्ट करता है लाइफ एंड पर्सनल फ्रीडम। आर्टिकल 21A गिव्स द राइट टू बेसिक एजुकेशन from age group of 6 to 14 years old. आर्टिकल 23 बैन करता है स्लेवरी एंड फोर्स्ड लेबर को। आर्टिकल 24 स्टॉप करता है चिल्ड्रन फ्रॉम वर्किंग इन डेंजरस जॉब्स। आर्टिकल 25 गारंटी प्रोवाइड करता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 29 प्रोटेक्ट करता है द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप। आर्टिकल 30 लेट्स माइनॉरिटी ग्रुप रन देयर ओन स्कूल।
आर्टिकल 32 प्रोवाइड करता है गिव्स अवे टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स इन कोर्ट। आर्टिकल 35A एम्पावर करता है जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेचर को टू डिफाइन परमानेंट रेसिडेंस एंड ग्रांट स्पेशल राइट्स, बट इसको अबॉलिश कर दिया गया है। आर्टिकल 40 टॉक्स अबाउट विलेज काउंसिल्स। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल द सिटीजन्स, इसको लागू किया गया है अभी उत्तराखंड में, ठीक है। आर्टिकल 45 वांट्स गुड केयर एंड एजुकेशन फॉर यंग किड्स। आर्टिकल 46 हेल्प्स बैकवर्ड ग्रुप्स get better education and jobs. Article 48A directs the state to protect the environment and wildlife. Article 50 wants courts and government separate. 51 want peace and friendship with other countries. Article 74 forms the Council of Ministers to help the President. Article 76 establishes the Attorney General for India. Okay. Article 100 explains voting in the Parliament and quorum. आर्टिकल 108 कवर करता है जॉइंट मीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस, इंपॉर्टेंट है, ओके। आर्टिकल 108। आर्टिकल 110 डिफाइन करता है मनी बिल को। 112 ये बजट को बताता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आर्टिकल 123 लेट्स द प्रेसिडेंट मेक लॉज व्हेन पार्लियामेंट इज इन सेशन। आर्टिकल 143 यानी कि प्रेसिडेंट के जो आर्टिकल नंबर 123 है प्रेसिडेंट के अध्यादेश की शक्ति को बताता है। आर्टिकल 143 है लेट्स द प्रेसिडेंट आस्क फॉर एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 148 सेट्स अप द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 149 डिटेल्स द ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। आर्टिकल 155 टॉक्स अबाउट अपॉइंटिंग गवर्नर्स, ओके। नेक्स्ट Article 161 gives governors power to pardon and suspend sentence in certain cases. Article 167 lists the chief minister's duties to the governor. Article 169 deals with making or ending state legislative council. Article 201 deal करता है with bills sent for the president's review. आर्टिकल 224 में डिस्कस किया गया है अपॉइंटिंग एडिशनल जजेस। आर्टिकल 226 गिव्स हाई कोर्ट्स पावर टू इश्यू सर्टेन ऑर्डर्स। आर्टिकल 243B इसमें सेटअप किया गया है पंचायत अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। 243G में डिस्क्राइब करता है द पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ पंचायत। आर्टिकल 257 डिस्कस करता है हाउ द यूनियन कंट्रोल्स द स्टेट इन सर्टेन सिचुएशंस। आर्टिकल 262 रिजॉल्व करता है डिस्प्यूट अबाउट इंटर स्टेट रिवर वाटर। आर्टिकल 280 सेटअप करता है फाइनेंस कमीशन को। आर्टिकल 300A ये प्रोटेक्ट करता है पीपल की प्रॉपर्टी राइट। आर्टिकल नंबर 312 क्रिएट करता है ऑल इंडिया सर्विसेज। 315 में है सेट्स अप पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड स्टेट्स, यूपीएससी के लिए। और आर्टिकल 324 ये गिव्स दैट इलेक्शन कमीशन कंट्रोल ओवर इलेक्शंस, ओके। यहाँ पे हम बात करते हैं फिर 338 में इस्टेब्लिश करता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए हमें नेशनल कमीशन देखने को मिलता है 338A में। 340 में सेटअप किया जाता है कमीशन टू लुक इनटू बैकवर्ड क्लास कंडीशन। आर्टिकल 343 चूज करता है द ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर द यूनियन। 352 में ये डील करता है विद डिक्लेयरिंग नेशनल इमरजेंसी। 356 में प्रेसिडेंट रूल लग जाता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट पे लगता है। 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी को डिस्कस किया गया है। 365 टॉक्स अबाउट नॉट फॉलोइंग यूनियन डायरेक्शंस, ये प्रेसिडेंट रूल के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। आर्टिकल 370 में सेट्स अप स्पेशल रूल्स फॉर जम्मू एंड कश्मीर, ये इसको अबॉलिश कर दिया गया है। आर्टिकल 371A में प्रोवाइड किया गया है स्पेशल रूल्स फॉर नागालैंड। 371J में हैदराबाद कर्नाटका रीजन को स्पेशल स्टेटस दिया गया है। आर्टिकल 393 में नेम्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट्स शॉर्ट टाइटल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। वीडियो को ज़रूर रिवाइज करते रहिए।